गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमारे में किया था, टेंस हमने चालू कर दिए थे। टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पूरा किया था, साथ में कुछ एक्सरसाइज भी हमने की थी। अब आज हम आगे जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट जैसा कि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और टेंस का मतलब होता है काल। तो यदि हम इसे पूर्णतया देखें तो यानी इसे सही ढंग से देखें तो इसका मतलब है वर्तमान में वर्तमान काल में पूर्ण, यानी कोई कार्य वर्तमान काल में ही पूरा हो जाता है। तो वो कहाँ आता है? वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, देखिए, यदि कोई कार्य किसी की आदत है तो हम वर्ब में क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। यदि कोई कार्य जारी है तो हम वर्ब के साथ आई एन जी लगा देते हैं। लेकिन जब कोई कार्य पूरा हो चुका है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली थी, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लेनी होती है। पहली चीज़ तो एक सिर्फ वर्ब से पहचान करें तो, साथ में एक चीज़ देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही काम में लेते हैं। लेकिन अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? तो वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ काम में लेते हैं, लेकिन परफेक्ट टेंस के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म जो काम में ली जाती है वो सिर्फ ली जाती है हैज़ और हैव के साथ। अब हैज़ और हैव के साथ ही सिर्फ क्यों काम में ली जाती है? देखिए, प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमारे पास पहले डू डज थी, डू और डज था। तो डू और डज में हम जो काम में ले रहे थे वो क्या काम में ले रहे थे? डू और डज के हिसाब से हम वर्ब की डू और डज के हिसाब से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ले रहे थे। इज, एम और आर, इनके हिसाब से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम में ले रहे थे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास हैज और हैव। तो हैज और हैव के हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे, क्योंकि कार्य पूरा होने का यहाँ पर बोध है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था कि जो डू है वो प्लूरल के साथ आता है, डज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है। तो इज है कंटिन्यूअस में वो सिंगुलर के साथ आती है, आर जो है वो प्लूरल के साथ आता है, और एम जो है वो आई के साथ आता है। तो यहाँ पर भी फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो प्रकार की है, एक है हैज और दूसरी है हैव। तो इनका भी कुछ डिफरेंस होगा हैज और हैव में। तो हैज जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ आएगी और हैव जो है वो प्लूरल के साथ आएगी। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट द टेंस। देखिए, इस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, आ है, ई है, या है, ये है, ये सब आते हैं जो इसकी पहचान करवाते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में भी हमारे पास चार ये इसकी पहचान होती है।
तो अब जैसे कि कोई कहता है कि जैसे किसी ने कहा टेंस पूरा हो चुका है। अब टेंस यहाँ पर जो है वो क्या है, TENSE, टेंस। टेंस एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये तो ऑलरेडी टेंस कलेक्टिव है। तो कलेक्टिव मोस्टली किस में आते हैं, कलेक्टिव मोस्टली सिंगुलर में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंस। अब एक वचन आ गया टेंस, टेंस के साथ हमें क्या लगाना है एक वचन के हिसाब से, हैज। और पूरा हो चुका, अब हो चुका, पूरा हो चुका यानी कंप्लीट हो चुका, तो कंप्लीट, सॉरी वो मैंने बता ही दिया आपको। पूरा होने की जो वर्ब है वो है कंप्लीट। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, तो क्या होगा, कंप्लीटेड। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, टेंस हैज कंप्लीटेड। टेंस क्या हुए, कंप्लीट हो चुके। ये इसका है। तो अब हम इसके सेंटेंस बनाने के अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या कहता है, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला वही कहता है, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे पास आ जाएगी। ये इसका फॉर्मूला है जो यहाँ पे दिया गया है। अब हम यहाँ पर पहला सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों का। राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल गया है, तो राम स्कूल जा चुका है, तो ये चुका है हमें बता रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, हैज आ जाएगा। फिर जाने को कहते हैं गो, गो, वेंट, गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन। तो अब क्या होगा, राम हैज़ गोन टू स्कूल। ठीक उसी प्रकार से मैंने उसको एक पत्र भेजा है, तो मैंने का क्या होगा, आई, और आई है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, आई हैव। क्या हो जाएगा, आई हैव। फिर भेजने को कहते हैं सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, तो क्या होगा, सेंड, सेंट, सेंट, तो यहाँ पे हो जाएगी सेंट अ लेटर टू हिम। ठीक उसी प्रकार से उसने एक सांप मार दिया। अब उसने एक सांप मार दिया, तो सांप तो मर चुका, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कर्ता कौन है, कर्ता उसने है, तो उसने के लिए क्या होगा, ही, और ही हमारे पास इंग्लिश में क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, ही हैज। फिर मारने को कहते हैं किल, तो किल का हो जाएगा किल्ड अ स्नेक। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं साधारण वाक्यों में। अब बात आती है नकारात्मक वाक्य की। तो नकारात्मक वाक्य में देखिए जो थर्ड पोजीशन है यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रूल दे रखा है, जैसे कि ही, सी, इट, और एक वचन कर्ताओं के साथ हैज, आई, यू, वी, दे, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव आता है। तो ये नियम जो यहाँ पे दिया गया है, ये नियम तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया। अब आगे हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या है, नेगेटिव में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव हैज जो है उनके बाद में क्या आएगा, नॉट आ जाएगा, और बाकी हमारा सेंटेंस एज इट इज रह जाएगा जैसे सकारात्मक में था। बस एक नॉट हमें इसमें ऐड करना है। जैसे उसने गाना नहीं गाया, तो उसने का हो जाएगा सी या ही, क्योंकि हमें नहीं पता कि जेंडर क्या है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो ही और सी है, हिंदी के अकॉर्डिंग तो उसने का उसने ही होता है।
तो अब यहाँ पर ही या सी, इन दोनों में से कोई भी एक हमें ले लेना है। फिर ही और सी एक वचन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। फिर नहीं, नहीं के लिए नॉट। गाया, गाने को बोलते हैं सिंग, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग द सॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा, उसने गाना नहीं गाया, सॉरी। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे मैंने का हो जाएगा आई, और आई के अकॉर्डिंग हैव, और नहीं के लिए हो जाएगा नॉट। फिर योर लेटर, लेकिन वर्ब भी आएगी नॉट के बाद में, तो क्या होगा, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा। अब हमने ऐसा जानवर नहीं देखा तो हम के लिए क्या होगा, वी, और वी के अकॉर्डिंग आ जाएगा हैव और नॉट। फिर देखने को बोलते हैं सी, और सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। अब ऐसा, ऐसे के लिए होता है सच, और एनिमल, तो एनिमल है ये सच टाइप ऑफ एनिमल। तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे जो रूल है वो रूल देखिए, रूल में आपको बता चुका हूँ। तो बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है यानी पर्सनवाचक जो वाक्य हैं, पर्सनवाचक वाक्यों में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब तक हम पर्सनवाचक जो वाक्य बनाते आ रहे हैं वो वाक्य किस प्रकार बनाए कि हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया, बाकी सबको बाद में। हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन थी उसी पोजीशन को हमने चेंज किया और हमारे इंट्रोगेटिव बन गए। ठीक वैसा ही हमें यहाँ पर करना है। जैसे ये है हैज, तो हैज यहाँ पर आ जाएगा सी से पहले, और फिर आगे का सेंटेंस वैसा का वैसा हो जाएगा। तो ये और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आगे की स्लाइड में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम देख लीजिए। नियम पैटर्न क्या कहता है, हैज और हैव आ गई, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह वो सब आ गए। तो यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज की। तो हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन हमने चेंज की है वही पोजीशन हमारे पास यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगाने के लिए काफ़ी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे कुछ और भी नियम है, जैसे हमने पिछले जो हमारे पास थे उनमें हमने देखा था, जो पिछले टेंस हमने किए थे उनमें हमने देखा था कि WH वर्ड जो है वो वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर सेंटेंस वैसा का वैसा चल पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए वही सब कुछ है। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी, तो क्या के लिए आ जाएगा उसने के लिए ही या सी जो भी है, लेकिन एक वचन है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज ही। फिर बेचने को कहते हैं सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज ही सोल्ड हिज काउ, एंड इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी WH वर्ड वाला देख लेते हैं, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे नकारात्मक भी है, यहाँ पर क्यों भी है, और इंट्रोगेटिव भी है। तो जब भी ये क्यों, कौन, कितने, कब, कहाँ, ये कैसे, ये वर्ड आते हैं तो ये WH वर्ड से ही बनेंगे, क्योंकि ये बीच में आ रहे हैं, जबकि WH क्या जो है वो सेंटेंस में पहले आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो क्यों के लिए होता है हमारे पास जो वर्ड है वो है वाई, तो वाई तुम के लिए हो जाएगा यू। अब यू के लिए हम यू प्लूरल है तो हमारे पास प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमारे पास, तो
अब यहाँ पर देखिए जो WH वर्ड है वो WH वर्ड क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये आया WH वर्ड वाई आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगी हेल्पिंग वर्ड, फिर जो सब्जेक्ट है वो, और फिर यहाँ पर नोट आएगा। तो ऐसे में हमारे पास जो सेंटेंस है, एक्चुअली में सेंटेंस तो हमारा यहीं से चालू हुआ है हैव यू से, लेकिन हमें WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लेना होता है। तो यहाँ पे नॉट की जो पोजीशन है वो नॉट की पोजीशन WH वर्ड वाले में थर्ड और फोर्थ दोनों ही जगह आ सकती है। अब थर्ड और फोर्थ दोनों जगह के लिए क्यों कहा है, तो ये वाला सेंटेंस आप देखिए, इस सेंटेंस में देखिए थर्ड पोजीशन पे नोट आ गया है। हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक, यानी कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। तो यहाँ पर ये जो हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के तरीके हैं। अब आगे हम इनके कुछ नियम्स कायदे देख लेते हैं, और नियम कायदे किस प्रकार हैं वो एक बार देखते हैं। देखिए नियम कायदे वही हैं जो अभी मैंने आपको बताए, जैसे कि यदि पर्सन क्या से आरंभ हो तो हम हैजेव को पहले लगा देते हैं। यदि पर्सन के बीच में कोई पर्सन सूचक शब्द है, जैसे क्या, कौन, कैसे, तो हमें तो हमें वो WH वर्ड सबसे पहले लगाना होगा, फिर उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो सब लगाने होंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पश्चात नोट लगाते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगाएंगे, और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये बातें अभी मैंने आपको बताई थी, और वही बातें यहाँ पर नियम्स कायदों में लिखी हुई है। अब आगे की स्लाइड देखते हैं, आगे की स्लाइडें क्या कहती है। इस टेंस के प्रयोग देख लेते हैं आज। देखिए इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो हाल ही में समाप्त हुए हो। कब हो? हाल ही में समाप्त हो। ऐसे में बहुधा यानी जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड है वो वर्ड है जस्ट, ऑलरेडी। ये वर्ड और रिसेंटली, ये जो वर्ड हैं वो आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं। तो गाइस डोंट फॉरगेट, रिमेंबर देम। जस्ट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है जो भूतकाल में आरंभ हुआ हो और अब भी जारी हो। तो ये बात भी ना भूलें कि यह कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी काम में लिया जा सकता है। पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, ये जो भूतकाल में आरंभ हुए हो और अभी चल रहे हो। तो ऐसे टेंस कौन से हैं? ऐसे टेंस हो गए हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस हो गए। परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंसों में भी ये काम में लिया जा सकता है। जैसे इन टेंसों की एक ही पहचान होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जो टेंस है, यानी जो पास्ट में आरंभ हुए हों और अभी भी चल रहे हो, इनमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बीन हियर फॉर 2 वीक्स, तो फॉर जो वर्ड है वो वर्ड हमें यहाँ पे क्या बता रहा है? फॉर वर्ड हमें बता रहा है कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हमारा टेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए, मिस्टर शर्मा हैज़ लाइव्ड इन जयपुर सिंस 2005। मिस्टर शर्मा हैज़ लाइव्ड, अब हैज़ लाइव्ड के बाद में यहाँ पे सिंस जो वर्ड आया है वो वर्ड हमें क्या बताता है? सिंस वर्ड बताता है कि ये क्या है कि 2005 से ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट की बात और
तब ऐसे में हमें पता चलता है कि ये कार्य, जैसे वो जयपुर में 2005 से रह रहे हैं, अभी 2020 चल रहा है, तो वो कितने सालों से रह रहे हैं? वो 15 सालों से रह रहे हैं, यानी वो भूतकाल में कोई कार्य जारी हुआ था जो अभी भी चल रहा है। ये हमें यहाँ पर इसके यूज करने के लिए कुछ है। इसके अलावा और भी बहुत से नियम हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप सभी को देखने चलते हैं। जैसे इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में पूरे हो गए हों पर उनका प्रभाव वर्तमान में हो। जैसे कि अब कोई मकान है, जैसे भूतकाल में कोई कार्य पूरा हो गया हो और उसका अभी भी असर पड़ रहा हो। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और उसकी वजह से उसकी अंगुली कट गई। अब उसके काम में दिक्कत तो आएगी। तो घटना तो पास्ट की है, अंगुली कटने का काम पास्ट में हो गया, लेकिन उसका असर अभी भी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग पेंसिल छीलते हैं ब्लेड से, तो हमारे कट लग जाता है, तो हमारी चमड़ी तो कट गई लेकिन ब्लड अभी भी हमें बह रहा होता है। तो ये जो काम हैं ये भूतकाल में पूरे हो गए हैं, लेकिन प्रेजेंट में इनका प्रभाव दिखाई देता है। और कुछ ऐसे कार्य जो बोलते समय समाप्त हुए, बोलते समय ही समाप्त हुए हो। जैसे अक्सर क्या होता है कि आप लोग होमवर्क कर रहे होते हो और आपसे पूछता है कोई, होमवर्क कर लिया, और आप छोड़ देते हो, हाँ हो गया। तो वो जो है वहाँ पे आपका होमवर्क ख़त्म हो जाता है। जैसे आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा। अब कई सालों से नहीं देखा, इसका मतलब आज देखा आपने तो वो कार्य पूरा हो गया। आज देखा, आज आपके सामने, इसीलिए आपने कहा। शी हैज़न्ट टेकन फूड फॉर 2 days, यानी वह 2 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। तो वो 2 दिनों से खाना नहीं खा रही थी, इसका मतलब अब खा रही है। तो यहाँ पे जो कार्य है वो पूर्ण हो गया, बोलते समय ही पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो स्लाइड क्या कहती है कि इसका प्रयोग भूतकालीन कार्यों के साथ किया जाता है जिनका समय निश्चित नहीं है या कोई समय नहीं दिया गया। जैसे आई हैव रीड द बुक, मैंने ये किताब पढ़ी थी। अब यहाँ पर ये किताब पढ़ी कब थी, उसका कोई समय टाइम वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, वही बात हमें यहाँ पर कही गई है। हैव यू टेकन फूड, क्या आपने खाना खा लिया। तो अब यहाँ पर कोई समय नहीं दिया गया है कि खाना कौन सा, सवेरे का, दोपहर का, शाम का, कौन सा खाना। तो वो यहाँ पर क्या है कि टाइम की बात नहीं है, भूतकालीन कार्यों के साथ किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे इसका प्रयोग कुछ अपूर्ण समय, जैसे कि दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर एटसेट्रा, जो टाइम होते हैं, यानी ऐसे जो समय होते हैं उनके लिए हम कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं हो आज सवेरे कर देंगे। अब आज सवेरे कर देंगे, आज सवेरे हो जाएगा। अब आज सवेरे हो जाएगा, सवेरे कितनी बजे से? सवेरे तो दिन उगने से लेके 9, साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, कोई समय फिक्स नहीं है। तो वही बात इसमें दी हुई होती है कि अपूर्ण समय। जैसे आई हैव सिप्ड 4 कप ऑफ टी टुडे, यानी मैंने आज 4 गिलास चाय पी ली, 4 कप चाय के पी लिए। लेकिन आज अभी समाप्त नहीं हुआ ना, इसका मतलब आज अभी चल रहा है। और अभी भी उसके सामने कोई पूछ रहा होगा कि चाय पियोगे, तो वो कह रहा होगा कि मैंने तो आज 4 पी लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे आई हैवंट सीन राम दिस मॉर्निंग, मैंने राम को आज सवेरे से नहीं देखा, तो इसका मतलब कल शाम को तो देखा था, आज नहीं देखा राम को। ये जो हैं ये हमें बताते हैं कि ये भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं।
जिनसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जो भविष्य के किसी समय पर होगी, यानी टाइम क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे टेल मी व्हेन यू हैव फिनिश, मुझे बताओ कि तुम कब तक फिनिश कर लोगे। आई विल राइट टू यू एज सुन एज आई हैव हर्ड फ्रॉम विपिन, यानी मैं तुम्हें लिखूँगा जैसे ही मैंने विपिन से सुना। यानी कोई बात जो कि भविष्य में होनी हो उनके बारे में भी हम यहाँ पर, जहाँ पे समय की बात हो वहाँ पर हम, भविष्य में समय की बात हो तो वहाँ पर हम इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट कर लेते हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को आपको हर समय ध्यान में रखना है। ये वर्ड्स ही आपके काम आएंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम को करने के लिए 4 नंबर के आपके टेंस आते हैं और 4 नंबर में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि इनमें जो शब्द हैं वो हैं टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, एटसेट्रा, जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय नाउ, ऑलवेज, नेवर, एवर, सिंस, फॉर। तो ये सब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही पहचान के वर्ड्स हैं, जो कभी कभार हमें इनको देखकर भी पहचान करना होता है कि यहाँ पे क्या आएगा। सो गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस टेंस की एक्सरसाइज और साथ में इस टेंस की एक्सरसाइज के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते ही हम हमारे प्रेजेंट जो टेंस है उस टेंस की सारी एक कंबाइंड एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइज, बी रेडी और डू योर होमवर्क, डू योर स्टडी एट होम, stay home. Thank you.